हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट होने जा रहा है हमारा 6वां चैप्टर, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, चैप्टर का नाम है। शुरू करते हैं आगे। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अर्जन। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अर्जन। अर्जन से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ में मूल्यांकन किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति अथवा स्थिति के गुण व दोषों की विवेचना करता है तथा उनके संबंध में सही निर्णय करके उसके वास्तविक मूल्यों का निर्धारण करता है। मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक ओर जहां व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस बात की भी जांच की जाती है कि शिक्षण का संचालन समाज की आवश्यकताओं, आदर्शों तथा मापदंडों के अनुसार हुआ है अथवा नहीं। अगला पॉइंट है मूल्यांकन निर्णय लेने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे एक निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। अगली हेडिंग हमारी मूल्यांकन के सोपान एवं स्तर। सोपान या स्तर। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्य का चयन। हेडिंग है मूल्यांकन के सोपान एवं स्तर के अंतर्गत पहली हेडिंग है शैक्षिक उद्देश्य का चयन। इसके अंतर्गत देखते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना तथा किसी विषय, वस्तु या पाठ्य वस्तु से संबंधित उस शैक्षिक उद्देश्य का चयन करना जिसका मूल्यांकन किया जाना हो। अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण के अंतर्गत देखते हैं मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इन उद्देश्यों का निर्धारण किए बिना किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अगली हेडिंग है हमारी उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण के अंतर्गत देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का चयन किए जाने वाले सभी उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे वह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। इन्हें स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है पाठ्यवस्तु और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। अगला पॉइंट है पाठ्यवस्तु के कई उद्देश्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। देखते हैं आगे। ज्ञान उद्देश्य, कौशल उद्देश्य, अभिवृत्ति कौशल उद्देश्य तथा रुचि उद्देश्य। अगली हेडिंग है हमारी मूल्यांकन की प्रविधियों की रचना। मूल्यांकन की प्रविधियों की रचना के अंतर्गत देखते हैं शिक्षक को यदि बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना है तो उसे मूल्यांकन की प्रविधियों की रचना करनी होगी। उसे स्वयं से कुछ प्रश्न करने होंगे, जैसे क्या इस प्रकार की प्रविधि को सरलता से प्रयोग में लाया जा सकता है, इत्यादि। तो आगे की हेडिंग हम देखते हैं अपनी। आगे की हेडिंग है परिस्थितियों की पहचान। परिस्थितियों की पहचान के अंतर्गत देखते हैं
परिस्थितियां ऐसी हों जो व्यवहार की अभिव्यक्ति में सहायक हों, ताकि शिक्षक व्यवहार की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सके। अगली हेडिंग हमारी परीक्षणों या अन्य प्रविधियों की परीक्षा व चयन। इसके अंतर्गत देखते हैं, ऐसे परीक्षणों या प्रविधियों का चयन किया जाना चाहिए जो वांछित व्यवहारों के संबंध में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण प्रदान करती है। यदि इस प्रक्रिया में बनाए परीक्षण उपलब्ध नहीं हो तो प्रमाण या सामग्री को स्वतंत्र करने के लिए नए आयामों की खोज की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा लेखबद्ध प्रमाणों की व्याख्या। लेखबद्ध प्रमाणों की व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं, बालक के व्यवहार के संबंध में समस्त प्रमाण जब लेखबद्ध कर लिए जाएं, तब उन प्रमाणों का सतर्कता पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। तत्पश्चात यह निर्णय हो कि बालक में होने वाले परिवर्तन तक वह उत्तम एवं वांछनीय है। अगली हेडिंग देखते हैं, मापन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य। मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत देखते हैं, पहला पॉइंट है, छात्रों ने शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के आधार पर जो ज्ञान अर्जित किया है उसकी जांच करना मापन एवं मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। उसकी जांच करना मापन एवं मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। देखते हैं आगे, छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करना। अगला पॉइंट है, मूल्यांकन का सीधा संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है, अतः मूल्यांकन के निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, मूल्यांकन की तथा उपकरण का प्रयोग करते समय इनकी उपयोगिता के संबंध में मूल्यांकनकर्ता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इनकी विशेषताओं एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें उपयोग में लाना चाहिए। अगला पॉइंट है, मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय एवं मूल्य अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय एवं मूल्य अत्यंत आवश्यक है, अतः शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर वस्तुनिष्ठ एवं परिपक्व निर्णय होना चाहिए। अगली हेडिंग है हमारी, मूल्यांकन के क्षेत्र। मूल्यांकन के दो क्षेत्र होते हैं। पहला देखते हैं, संस्थागत क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं, इसमें कक्षा, पाठ्यक्रम तथा निष्पादन स्तर के क्षेत्र होते हैं। और दूसरा है व्यक्तिगत क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं, इस क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों तथा शिक्षा नीति का उपक्रम किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे की हेडिंग अपनी। आगे की हेडिंग है मूल्यांकन के साधन। मूल्यांकन के साधन के अंतर्गत देखते हैं, मूल्यांकन के निम्नलिखित उपकरण तथा साधन है।
देखते हैं अनुदेशन, शिक्षण, प्रदर्शन, वार्ता, वार्ता मतलब बातचीत करना, साक्षात्कार, पृष्ठपोषण तथा तुलना। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार देखते हैं। मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला देखते हैं लिखित, दूसरा है मौखिक और तीसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। ये होता है प्रमापी तथा अप्रमापी। मापन देखते हैं, हेडिंग है मापन। मापन में पहला पॉइंट, मापन किसी भी अवलोकन को, मापन किसी भी अवलोकन को परिणात्मक रूप से व्यक्त करना है, अर्थात भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिमाण को अंकात्मक रूप दे देना मापन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम एक विद्यार्थी की योग्यता या विशेषता की मात्रा को गणितीय इकाइयों में व्यक्त करते हैं तो शिक्षा में मापन कहलाता है। अगली हेडिंग है हमारी मापन के स्तर। मापन के स्तर के अंतर्गत देखते हैं एस स्टीवेंस ने अपनी पुस्तक, वैज्ञानिक एस स्टीवेंस ने अपनी पुस्तक ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ, क्या लिखा बच्ची, ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। स्केल माने पटरी, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो अगले हेडिंग देखते हैं मापन के स्तर। मापन के स्तर के अंतर्गत देखते हैं वैज्ञानिक एस स्टीवेंस ने अपनी पुस्तक में ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में मापन के 4 स्तर बताए हैं, जिन्हें निम्न से उच्च के क्रम में वर्गीकृत किया जाता है या किया गया है। पहला है शाब्दिक या नाम मात्र स्तर। पहला है शाब्दिक या नाम मात्र स्तर। इसके अंतर्गत देखते हैं इस प्रकार की मापनी में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। इसलिए इसे शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं की किसी विशेषता के आधार पर कुछ समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक समूह को एक नाम, संख्या या चिन्ह, कोड दे दिया जाता है। प्रत्येक समूह को नाम, संख्या या चिन्ह या कोड दे दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा क्रमित स्तर। क्रमित स्तर के अंतर्गत देखते हैं इस प्रकार की मापनी में व्यक्तियों को किसी गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा इस आधार पर निर्मित प्रत्येक वर्ग को एक नाम या चिन्ह प्रदान किया जाता है। तथा इस आधार पर निर्मित प्रत्येक वर्ग को एक नाम या चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला है तीसरे के अंतर्गत देखते हैं अंतराल स्तर। अंतराल स्तर के अंतर्गत देखते हैं इसे समान इकाई मान भी कहा जाता है। इसे समान इकाई मान भी कहा जाता है। इसे व्यक्तियों या वर्गों के मध्य की दूरी के अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रत्येक अंक की दूरी या अंतर समान होता है। दूरी या अंतर समान होता है। सम दूरी पर व्यवस्थित अंक इस
मापन की इकाई होती है। समदूरी पर व्यवस्थित मापने की इकाई होती है। अंक इस मापने की इकाई होती है। अगला देखते हैं चौथा वाला हमारा क्या है। चौथा है अनुपात स्तर। अनुपात मापनी सर्वाधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानी जाती है। सर्वाधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानी जाती है। कौन चौथा वाला है अनुपात स्तर मानी जाती है। अगला देखते हैं इसमें अंतराल मापने की सभी विशेषताओं के साथ साथ एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। आगे देखते हैं इस वास्तविक शून्य बिंदु को मापने का प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। मापने को प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। अगली हेडिंग देखते हैं मापन के लाभ। मापन के क्या लाभ हैं देखते हैं। उत्तम परीक्षा वैध होती है तथा शैक्षिक मापन में परीक्षाओं का वैध होना आवश्यक है। शैक्षिक मापन में परीक्षाओं का वैध होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है अच्छी परीक्षा विश्वसनीय होनी चाहिए। यदि किसी परीक्षा को एक ही समूह को दोबारा दिया जाए तो वह समूह के व्यक्तियों के अंकों में अंतर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है एक उत्तम प्रकार की परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है। अगला पॉइंट है अच्छी परीक्षा का प्रमुख लाभ यह है कि उसका प्रयोग अंकन एवं प्रदत्तों की प्राप्ति से व्याख्या करना सरल हो जाता है। अगली हेडिंग है हमारी मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में अंतर देखते हैं क्या अंतर है। पहला पॉइंट है इसमें मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण होता है। मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण होता है। वहीं अगला आगे है इसमें मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण होता है। मूल्यांकन में देखते हैं वही पॉइंट में मूल्यांकन में गुण या विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है। और इसमें अगला पॉइंट है मापन केवल मात्रात्मक होता है और वहीं मूल्यांकन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। अगला पॉइंट है मापन का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि यह कुछ वस्तुओं का ही मापन कर सकता है। और यही अगला है उसमें मूल्यांकन में देखते हैं मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक तथा सर्वांगीण होता है। मापन में कम समय लगता है और मूल्यांकन करने में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है। मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। वहीं मूल्यांकन में देखते हैं मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है और मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। अगला पॉइंट देखते हैं मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। मापन का निर्धारण समय पर किया जाता है। और मूल्यांकन का देखते हैं मूल्यांकन करने में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है। मूल्यांकन के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है कि शिक्षार्थी की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य में क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।